सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अभिमन्यु आनंद जी द्वारा रचित कहानी अब कल आएगा यमराज। अपने गले में लटके मंगलसूत्र के तमगे को वह अपने अंगूठे और 2 उंगलियों के बीच उलटती पलटती रही। उसकी सूखी आंखें चार दीवारी की कसमसाती खामोशी को घूरती रहीं। उससे चंद कदमों की दूरी पर ही करण अपनी पत्नी के हाथ के तमगे की तरह अपने बदन के पुराने सोफे पर उलटता पलटता जा रहा था। यह पहला अवसर नहीं था कि करण उस तरह की झटपटाहट में था और वह अपने आप को विवश पा रही थी। ऐसे अनेक क्षण बीत गए। वह शून्य के दायरे में खामोशी को झेलती रही और जब अपनी अचेतना से जागी तो करण की ओर देखा। छाती के पास एक दूसरे से जकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। कमरे में उमस थी, धुंधलका था। मौत का सा सन्नाटा रह रह कर टूटता था जब करण मिर्गी की आवाज में चिल्ला उठता। रंजीता को अपनी ओर देखते पाकर उसने परस्पर जुड़ी अपनी दोनों हथेलियों को मुक्त किया और घूंसे बांधकर सोफे से मुक्के मारने लगा। कमरे में गर्मी तो थी ही, ऊपर से क्रोध के कारण उसके माथे से पसीने की अनगिनत धाराएं बही जा रही थीं। हाथों के साथ उसका सिर भी कांप उठा। रंजीता अपनी जगह से उठी। उसके हाथ से छूट जाने के कारण उसका मंगलसूत्र गले में झूल उठा। वह अपने पति के पास पहुंची। उसकी उत्तेजित मुट्ठियों को उसने अपने हाथों में ले लिया। करण ने याचना भरी दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके होंठ हिले और उनके बीच से उसकी पिपासित जीभ आगे पीछे हुई। उसके हाथों को थपकियां देती हुई रंजीता बोली, धीरज धरो। अपनी ओढ़नी के छोर से रंजीता ने उसके चेहरे पर से पसीना पोंछा। दूसरे कमरे से बच्ची ने रोना शुरू करके दोबारा अपनी प्यास की सूचना दे दी। दूध ना तो रंजीता के स्तनों में था और ना ही पिछली बार की खरीदी डिबिया में। उषा दूसरे कमरे में रोती रही। रंजीता को एक बार लगा कि बच्चे को जन्म देकर वह भारी भूल कर बैठी थी, पर करती तो क्या। उसकी सास उसे बांझ कहने लग गई थी। शादी के 3 साल ही तो हुए थे अभी, और उसकी सास ताने पर ताने देती हुई कहती थी कि पास पड़ोस में उसके बाद शादी करने वाली जोड़ियों के 2-2 बच्चे पैदा हो गए थे, किंतु वह अभी भी दादी बनने की लालसा को पूरे होते नहीं देख पा रही थी। लालसा जब पूरी हुई भी तो मरते मरते यह कहती चली गई कि पोता होता तो क्रियाकर्म करता। अपनी सास की मौत के 2 महीने बाद ही रंजीता को अपने पति और बच्ची के साथ वह घर छोड़ना पड़ा था जिसमें वह दुल्हन बनकर आई थी। करण के मृत पिता की पहली पत्नी जमीन और घर पर अपने अधिकार को अदालत पहुंचाकर रही थी। रंजीता ने दूसरे कमरे में पहुंचकर उषा को अपनी गोद में उठा लिया। चोली से अपने दूध रहित स्तन को बाहर करके उषा के मुंह के हवाले कर दिया। उसे मिनट भर चूसते रहने के बाद उषा फिर से रो उठी। दूसरे कमरे से करण के चिल्लाने गिड़गिड़ाने की आवाज आई। रंजीता अपने पति और अपनी बच्ची की पुकारों को अपने अलग अलग कान से सुनती रही। उसने बच्ची को चारपाई पर रख दिया और उषा भी जोर से रो पड़ी। रंजीता ने अपने पड़ोस की खजीजा से पाए थर्मस से गुनगुने पानी को अपनी बच्ची की फीडिंग बोतल में भरा, चीनी मिलाकर बोतल को हिलाया। बोतल की चुसनी के जरिए पानी की 2 बूंदों को अपनी हथेली पर टपका कर उसके तापमान का अंदाजा लगाया। जब पता चल गया कि पानी बहुत गर्म नहीं था तो उसने बच्ची को चारपाई पर से उठाकर फिर से गोद में ले लिया। चुसनी होठों के बीच पहुंचते ही उषा पूरी रफ्तार के साथ चूसने लगी। उधर दूसरे कमरे में करण का अपने आप से जूझना जारी रहा। उसकी कराह और चीत्कार मिश्रित आवाज जोर पकड़ती गई। उस आवाज से अनभिज्ञ उषा अपनी माँ को एकटक ताकती हुई बोतल के चीनी मिश्रित पानी को खबोर की तरह पीती रही। अपनी बच्ची पर से आंखें हटाकर रंजीता ने सामने की ओर देखा। नंगी दीवार पर बस अधटूटे फ्रेम में एक तस्वीर टेढ़ी लटकी हुई थी। धूल दूसरे शीशे से बाहर झांकते अपने सास ससुर के चेहरों को वह देख रही थी। फोटोग्राफी किसी नौसिखिए की थी, इसलिए फोकस उसके सास ससुर के चेहरों पर से कहीं अधिक उनके पीछे की दीवार पर था। रंजीता अपने ससुर के धुंधले चेहरे को देखती रही।
चेहरे पर एकदम वही बनावटी मुस्कान थी जिस मुस्कान के साथ उस पहले दिन उसने रंजीता के परिवार से कहा था, मेरे बेटे ने शराब की बात तो दूर, जीवन में कभी सिगरेट तक नहीं पी है। रंजीता को हंसी आ गई, पर वह मुस्कुरा कर रह गई। उसने अपनी नज़र को अपनी सास की छवि पर फिसल जाने दिया। उसे अपनी सास की वह बात याद आ गई जो उसने उस पहले अवसर पर रंजीता की माँ से कही थी, हमर लयकवा त रुपया पैसा के बीच में काम करेला बहिन, तोहर बेटी रानी बनकर हमार घर में रही। उस रात काफी देर तक अपने भविष्य के बारे में सोचती हुई रंजीता अपने आप से तर्क करके यह मान गई थी कि बैंक का चपरासी भी तो बैंक के मैनेजर की तरह रुपए पैसों की गंध और खनखनाहट के बीच में रहता है। लेकिन नौकरी और नौकरी का भेद तो उसे उस समय मालूम हुआ जब शादी के 4 लंबे वर्ष हो चले थे। राजनीति का ऊंट करवट बदल गया था। जिस मंत्री के लिए इस चुनाव से पहले के चुनाव में काम करने के फलस्वरूप करण बैंक में चपरासी की नौकरी पा सका था, वह मंत्री तो नए चुनाव में अपने दल के साथ बुरी तरह पराजित हुआ था। उस भारी पराजय के तीसरे महीने के बाद ही पिछली सरकार की ओर से नियुक्त जो लोग तोहफे में प्राप्त नौकरी से हटाए गए, उनमें रंजीता का पति भी था। अपनी योग्यता से कहीं अधिक राजनीतिक पहुंच के बल पर पाई नौकरी से हाथ धोकर कभी सिगरेट और शराब न पीने वाला करण शहर के अपने उन मित्रों में शामिल हो गया था जिन्हें जिंदगी को आखिर जी लेने के लिए वह दूसरा बहाना था। उसी क्षण रंजीता की आंखों के सम्मुख अपने भविष्य का वह दूसरा रंग भी झिलमिला उठा था, जिसकी अज्ञात आशंका पहले से ही उसके जहन में कौंधती रही थी। चीनी पानी पीकर उषा संतुष्टि में हाथ पांव डुलाकर माँ की गोद में ही सो गई थी। कुछ देर तक रंजीता उसे देखती रही। उधर उस दूसरे कमरे में करण की झटपटाहट क्रंदन का रूप ले चुकी थी। रंजीता अपनी बच्ची को सिकुड़ी चादर के ऊपर सुलाकर पति के पास आ गई। करण के कांपे जा रहे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर वह उसे धैर्य बंधाती कि उसके पहले ही करण ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। हाथों में ताकत के अभाव के बावजूद वह अपनी पत्नी के दोनों हाथों को जोर से दबाकर बोल उठा, एक बार फिर हमजा से बात करके देखो ना फोन पर, मैं 2 बार उससे बात कर चुकी हूँ, एक बार फिर। अपने हाथों को उस जकड़ से छुड़ाकर रंजीता दीवार तक पहुंची, फोन मिलाया और महज मिनट भर की बातों के बाद करण के पास लौट आई। क्या बोला? पैसे के बिना वह 1 ग्राम भी देने को तैयार नहीं है। करण ने अपने दोनों हाथों के सहारे उठने की कोशिश की। धीरे से अपनी जगह से उठकर घर की छत को देखता हुआ कमरे की परिक्रमा करता रहा। जो लड़खड़ाहट उसकी आवाज में थी वही उसके कदमों में भी थी। आंखें सूखी और धसी हुई, बदन की हड्डियां मांसपेशियों से बाहर आ जाने की प्रक्रिया में थी। वह अपने सिर को दोनों हाथों से जकड़कर चिल्ला उठा और फिर एकाएक गिड़गिड़ाने लगा। रंजीता ने उसे थामने की चेष्टा की। वह छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ, रोने लगा, ठीक उसी तरह जैसे कि उसकी बच्ची दूध पीने के लिए रो उठती थी। जब करण दूसरी बार के लिए विड्रॉवल इलाज के लिए गया था तो उम्मीद बनाई थी कि अब वह नशीली दवाओं का गुलाम बनने से अपने को रोक लेगा। डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि तीसरी बार के लिए डिसइंटॉक्सिकेशन की नौबत नहीं आनी चाहिए, वह जानलेवा हो सकता है। और जब रंजीता ने उससे कहा था कि कम से कम अब तो वह उस दोजख से लौट आए, तो उसे जवाब मिला था, जिंदगी आगे बढ़ने के लिए होती है, पीछे लौटने के लिए नहीं। रंजीता ने प्यार से कहा था, अच्छे रास्तों से मुड़ा नहीं जाता, लेकिन गलत रास्तों से लौट आना ही बुद्धिमानी होती है। पर करण के लिए ये सब बेकार की बातें थी। करण को तीसरी बार अस्पताल में दाखिल कराने की नौबत आकर ही रही थी। 15 दिनों तक उसे अस्पताल की चारपाई से बांध कर रखा गया था, क्योंकि दौरे इतने भयानक रूप ले चुके थे। 3 महीनों तक उसे रिहेबिलिटेशन इलाज के बाद जब रंजीता घर लेकर लौटी तो करण ने अपनी पत्नी के हाथों को अपने हाथों में लेकर वायदा किया था, इस बार सचमुच मैं उस गलत रास्ते से हमेशा के लिए लौट रहा हूँ। पर 3 महीने बाद ही वह जिस रास्ते से लौट आया था उसी रास्ते को फिर से लौट गया, क्योंकि जीवन को जीने की चाह से जिंदगी से भागने की प्रक्रिया कहीं अधिक बुलंद थी। रंजीता का हाथ फिर अपने मंगलसूत्र पर जा टिका। अपनी बेटी को तो वह अपनी सूखी छाती देकर कुछ देर के लिए चुप करा देती थी, किंतु अपने पति को क्या देकर चुप करे?
बस उसकी ओर देखती रही। तभी मिर्गी के जैसे स्वर में करण फिर चिल्ला उठा, देवा को फोन करो, देवा को। सुना नहीं? देवा को 3 बार फोन कर चुकी हूँ, वह कुछ नहीं कर सकता। क्यों कुछ नहीं कर सकता? मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ और वह मेरे लिए। उसे भुनभुनाता छोड़कर रंजीता फोन के पास पहुंच गई। नंबर मिलाने के बाद लंबी घंटी जाती रही। फिर फोन का चोंगा उठाया गया। उधर से आवाज सुनकर वह बोली, मिशलीन, मैं हूँ रंजीता। और हो ही कौन सकती है इतनी मधुर आवाज वाली? तुम हमेशा मेरी मदद करती रही हो। तुम तो मुझसे अधिक मेरी मुसीबत में काम आती रही हो। मुझे 200 रुपये चाहिए, बच्चे के लिए, दूध के लिए। प्लीज व्यंग्य मत करो। मैं व्यंग नहीं कर रही हूँ रंजू। तुम कब तक बच्ची के दूध के बहाने अपनी सहेलियों से करण के लिए जहर का बंदोबस्त करती रहोगी? उसका दुख देखा नहीं जाता। एक खुदगर्ज के दुख के लिए अपने को तबाह करना बंद करो। मैं शाम को आंतवान के हाथों उषा के लिए दूध की 2 डिब्बियां भेज रही हूँ। मैं तुम्हें करण के ड्रग के लिए पैसे नहीं दे सकती। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। वह अपने पति के पास लौट आई। वह चीत्कार कर उठा। बेबस पत्नी को देखकर करण अपने बदन को ऐंठने लगा। उसकी उस पीड़ा को न देखकर रंजीता अपनी बच्ची के कमरे में आ गई। वह उषा के पैताने चारपाई पर लुढ़क गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे लगा कि कमरे में हौले हौले धुंधल का फैलता जा रहा है और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वह अंधेरा रंजीता को पसंद नहीं आया। उस घटाटोप अंधेरे से वह डर गई। उसमें उसे अपनी उषा दिखाई नहीं पड़ रही थी। उसने अपने पूरे शरीर में स्पंदन पाकर आंखें खोल दी। चारपाई पर देखा, उषा नींद में हंस रही थी। रंजीता को लगा कि उसकी सास की बात गलत थी कि नींद में बच्चे भगवान से बात करते हैं और हंसते हैं। नींद में बच्चे भगवान के साथ नहीं हंसते हैं, बल्कि अपने माँ बाप की बेबसी पर हंसते हैं। तभी दूसरे कमरे में कुर्सी से टकराने की आवाज़ सुनाई दी। शीशे के फूलदान के चकनाचूर होने की झंझनाहट भी सुनाई पड़ी। रंजीता ने अपने को बीच कमरे में पाया। उसे वह कोई पिंजरा सा लगा, पर नहीं, वह पिंजरा होता तो भीतर रोशनी के साथ बाहर की ठंडी हवा उसके भीतर की उमस को मिटा जाती। वह कैदखाना भी नहीं था। कैदखाने की कोठरी इतनी विस्तृत नहीं हुआ करती। अगर वह सचमुच घर में थी तो उस घर में। रंजीता अपनी खामोशी के भीतर चिल्ला उठी, यह घर है तो इसमें से बाहर निकलने का दरवाजा क्यों नहीं? ताज़ा हवा आने के लिए खिड़की क्यों नहीं? मिशलीन उससे बोली थी कि हर आदमी की अपनी अलग दुनिया होती है। तो क्या वह जहाँ थी वह उसकी अपनी दुनिया थी? इतना सीमित था वह संसार कि उसकी अपनी ही सांसें जगह ना पाकर उसी से टकरा रही थी। रंजीता अपने आप से पूछती गई, कौन हूं मैं? रंजीता, पत्नी, माँ, या महज एक साधन, एक उपकरण? मिशलीन तो उसकी कॉलेज की दोस्त थी। रंजीता जहां थी वहीं रह गई, जबकि मिशलीन कुछ से कुछ बन गई थी। अब वह कॉलेज में फ्रेंच साहित्य की अध्यापिका थी और अभी उसी दिन उसी अध्यापक के लहजे में वह बोल गई थी, हम सभी कमोडिटीज से खुद कमोडिटी हैं। ये भगवान, मजहब, रिश्ते, संस्कृति, सब कुछ मन को बहलाने के छलावे ही तो हैं। फिर भी अपने पति के साथ गिरजागर जाती थी और रंजीता से भी कहती थी कि वह भी पूजा पाठ में लगी रहे, छलावा मानकर भी। हाँ, आज दिन भर में कोई 10वीं बार रंजीता अपने गले में लटके मंगलसूत्र को हाथ में लेकर उसके लॉकेट को निहारती रही। शादी से पहले वह हिंदी में रोमानी उपन्यास खूब पढ़ा करती थी। कई उपन्यासों में वह राखी और मंगलसूत्र के महत्व को पढ़ती आई थी। हिंदी फिल्मों में भी इन 2 सूत्रों की उसने कम महिमा नहीं देखी थी। वह 10 वर्ष की रही होगी जब उसने पहली बार अपने बड़े भाई की कलाई में राखी बांधी थी। उससे पहले भी बांधी हो तो उसे याद नहीं था। वह अपने एकमात्र भैया को 8वीं बार के लिए राखी बांध पाती कि उसका भाई लगभग महीने भर की बीमारी के बाद ही चल बसा था। जब उसने उस दूसरे सूत्र को अपने गले में पहली बार बंधते पाया तो मन ही मन उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि कम से कम इस सूत्र की हकदार तो वह जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहे। विवाह के 6 साल बाद, अभी 7 दिन पहले, जब उसने पति को ब्राउन शुगर के लिए मछली की तरह झटपटाते हुए पाया था तो मन में यह ख्याल पहली बार आया था। वह ख्याल जो आज सुबह से लगातार उसके मन में खलबली सी मचाए हुए था। पहली बार तो मिशलीन ने उसे वैसा करने से रोक लिया था। बोली थी,
हमारे मजहब में जो महत्व शादी की अंगूठी का होता है, उससे कहीं ज्यादा तुम लोगों के धर्म में मंगलसूत्र का होता है। मिशलीन टेलीविजन की हर हिंदी फिल्म देखती थी। कई अवसरों पर तो अपने पति को उसके फुटबॉल मैच के सीधे प्रसारण को देखने से मरहूम रख जाती थी। रंजीता को समझते देर नहीं लगी कि रक्षाबंधन के महत्व को मिशलीन ने हिंदी फिल्मों से ही जाना था। आज काफी झिझक के बाद जब रंजीता अपनी सहेली को फोन करने को विवश हुई थी, तो यही सोचकर कि एक बार फिर मिशलीन उसे वह अनर्थ करने से रोक लेगी। पर इस बार उसकी सहेली उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुई। दरवाजे पर जोरदार धक्का देकर करण भीतर आ गिरा। रंजीता ने झपट कर उसे उठाया। गनीमत थी कि कोई चोट नहीं लगी थी। फर्श पर से उठते हुए करण फिर से वहीं लुढ़क गया। उसका सांवला चेहरा पीला पड़ चुका था। वह कराह उठा। आज 2 दिन हो गए। वह आंखों में याचना लिए टुकुर टुकुर रंजीता को देखता रहा। रंजीता चुप रही। करण ने अपने कांपते हाथों से उसकी बाहों को पकड़ लिया। तुम बोली थी आज हर हालत में व्यवस्था कर दोगी। सुबह से हाथ पैर मार रही हूँ। 2 जगह मिलने की उम्मीद बंधी भी थी, पर दोनों ओर से हाथ में पैसा, दूसरे हाथ में माल देने की शर्त है। जिनके लिए मैं प्रबंध करती रही, वे भी मुकर गए। तुम मेरी घड़ी गिरवी रख कर ले आओ। कौन सी घड़ी? एक ही तो घड़ी थी मेरी, वह सही को, जो तुमने ही मुझे दी थी। उसे तो खुद हमजा के पास गिरवी छोड़ आए हो तुम। घड़ी उसी के पास है तो वह फिर माल देने को तैयार क्यों नहीं? एक बार तुम खुद माल ले आए थे, उसके बाद 2 बार संतोष को भेजकर मंगवाना पड़ा। 3 बार के बाद अब घड़ी उसकी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।